स्टैटिस्टिक्स हुआ है, ठीक है ना। चलो सर हम इसमें के सिलेबस में वो सैम्पलिंग थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ना होता है क्या? वो जो डिफरेंस ऑफ मीन टाइप ऐसे कुछ करके आता है ना जो। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है वो। ओके सर। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मेनली इसमें ये है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एफ टी काई स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मल का भी काम आएगा। तो अभी मैं लास्ट 2 क्लास में ऑर्डर स्टैट डिस्कस किया हूँ, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ अगर थ्योरीज डिस्कस कर लूँ, ताकि जब तुम कोई क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसा ना हो तुम्हें वर्ड ही ना पता हो, तो थ्योरीज करे साथ में कुछ क्वेश्चंस करे साथ में पीवाई की तो कड़ी रहे इस तरह से। लेकिन एक बार सिलेबस कवर हो जाए ना, फिर अब असाइनमेंट डिस्कशन शुरू करेंगे, फिर टेस्ट डिस्कशन शुरू करेंगे, तो पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो, ये है। तो सैंपलिंग का गुप्ता कपूर का जो सेकंड बुक आता है वो वाला यूज हुआ इसमें। नहीं नहीं, कोई भी सैम्पलिंग देख लो ना, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस चैप्टर में है तुम ये ढूंढ लो, एफ टी डिस्ट्रीब्यूशन किस चैप्टर में है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चैप्टर में है, ये देख लो, बस यही है इसमें मेनली। इसमें तो एफएमएस में तो ये है ही नहीं सर। होगा होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। है सर, पहली बुक में 15 चैप्टर में और 16 चैप्टर में ये दो पोर्शन है। 12th एडिशन, मतलब मेरे पास 12th है। मेरे पास तो जैसे ये मेरा पुराना वाला है 11th एडिशन है, 11th में ही देख लो क्या है इसमें, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। देखो चैप्टर नंबर 16 है, ये जो 11th एडिशन मेरे पास पड़ी है इसमें चैप्टर 16 है, वो लिखा तो है 15 एंड 16। 15 में काई स्क्वायर डिस्कस किया है, 16 में टी एफ जेड डिस्कस किया है, एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का नाम है, 11th एडिशन मेरे पास है उसमें। ठीक है चलो, तो आगे स्टार्ट करता हूं मैं। हालांकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को नया है नहीं, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा पहले बता चुका हूं, जो मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे, जब गामा डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बता रखा सारा प्रॉपर्टीज। एक बार रिपीट कर लेते हैं काई स्क्वायर के बारे में। किसने क्या बोला है, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। डेफिनेशन एंड डेफिनेशन मतलब पीडीएफ तुम्हें याद होना चाहिए, डेरिवेशन ऑफ पीडीएफ ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग एमजीएफ। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, कि तुम्हें एमजीएफ के थ्रू इसको मतलब डिराइव कर सकते हो तुम काई स्क्वायर एन को, है ना। तो ये कहां से आता है एक्चुअली, वो डेफिनेशन में ये कहना चाहता है, मैं स्टार्ट करता हूं अभी, ठीक है। सो जैसे ये कहना ये चाह रहा है कि हमें डिस्कस करना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेफिनेशन से इसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे पास z है, z क्या है, नॉर्मल 0 1, ठीक। तो z स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा तुम डिराइव कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं z लिखता हूं तो z का पीडीएफ क्या है, 1/√2 पाई e की पावर -12 z स्क्वायर, ये है ना, ये हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि z स्क्वायर एक नया रैंडम वेरिएबल है, लेट्स से w1, तो इसका पीडीएफ क्या है, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ w1, मान लो इन टर्म्स ऑफ w लिखो, कोई बताओ मुझे। तो तुम ये थ्योरम पढ़ते हो, दिस इज काई स्क्वायर 1, लेकिन काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ क्या है, बोलो भाई कोई बताओ, काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ क्या होगा। एक मिनट, 1/, मैं पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो चूंकि हमने ये पढ़ा था कि इसका नोटेशन काई स्क्वायर n है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू गामा n/2। अब यहाँ डिपेंड करता है 1/2 लिखोगे या 2 लिखोगे, तो उस पर डिपेंड करेगा गामा कौन सा ले रहे हो तुम। तो मैं पहले गामा का एक पीडीएफ यूज कर लेता हूँ, उसके हिसाब से लिख देता हूँ। सो अगर तुम गामा का पीडीएफ ले रहे हो, मान लो कि, है ना, तो जैसे मैं ये यूज करता हूँ, दिस इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, सो fx ऑफ x, सो ये जो आपके पास आएगा 1 गामा अल्फा, चलो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, बीटा की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा -1, e की पावर माइनस बीटा x, x मोर देन 0। तो इस पीडीएफ के हिसाब से मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, बीटा को सो हाफ, ठीक है। सो काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद गामा n/2 1/2, तो यहाँ से पीडीएफ क्या आ जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि, तो ये कहना चाह रहा है यहाँ से डिराइव करो एक्चुअली। सो अगर मैं काई स्क्वायर 1 का जैसे लिख रहा था w1, w, चलो इसका टर्म में लिख लेते हैं, तो काई स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, गामा 1/2 n/2, मतलब 1/2 1/2 ये हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा उसका पीडीएफ, यहाँ से देख लो। सो 1 गामा 1/2, और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2 की पावर कितना 1/2, और मतलब √2 हो जाएगा। वो सिंप्लीफाई फॉर्म बता रहा था ना कोई, इसको देख लो, मैं इससे डिराइव करके बता रहा हूँ तुम्हें।
तो यहाँ से W की पावर अल्फा -1 कितना हो जाएगा, -1/2, और E की पावर माइनस बीटा एक्स, तो ये 1/2x। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है बताओ अब। सो 1 बाई, इस तरह से कुछ आ रहा है √2 पाई, और जैसे W के टर्म में लिख रहा हूँ ना, ये चेक करो भाई, कैलकुलेशन चेक करना एक बार, ठीक है। सो यहाँ से आ गया E की पावर माइनस W/2 अपॉन कितना, √W, यही W कर दूं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। मतलब मैंने उस पीडीएफ में क्या किया है, अल्फा की जगह तो chi²1 का मतलब ये हो गया सिंपली कि chi² इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा 1/2 कॉमा 1/2, गामा वो वाला यूज कर रहा हूं मैं अभी। ओके है जी, देख लो। सो अब ये कहना क्या चाह रहा है कि तुम जैसे जानते हो सम ऑफ chi² क्या होता है, जैसे अब तुम यहाँ पे अगर लिखोगे कि मतलब डिराइव क्यों ही करना है, देखो जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि W1 W2, मान लो ऐसा लिख देता हूँ मैं कि लेट W1 W2 अप टू Wn दे आर IID chi²1, ठीक है। सो अगर मुझे ये दिखाना है, मान लो W, प्रीवियस स्लाइड एक बार जी जी जी, एक बार चेक कर लो, कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे। ये वहीं से आया है। ओके सर, हो गया, थैंक यू। सो ये जो जेड का स्क्वायर होता है, मिलेगा जेड नॉर्मल, जो जेड का स्क्वायर है, तो यहां से तुम है ना या जेड तक कैसे पहुंचते हो, तो तुम्हारे पास मान लो x था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, फिर तुमने क्या किया, जेड रखा x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो यहां से तुम्हें पता चला कि जेड ये होता है, फिर तुम जेड का स्क्वायर ले लिए तो ये chi²1 होता है। इसका पीडीएफ डिराइव करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन से डिराइव भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली गामा यूज करके लिख दिया मैंने। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे W तुम्हारे पास है W1 प्लस W2 अप टू Wn, तो जो तुम्हें वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें mgf लिखना है W का। सो mgf ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Wi के टर्म में, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, मतलब जो डिराइव करवाना चाह रहा है, जो सिलेबस कहना चाह रहा है, इस तरह से t टाइम W1 प्लस Wn, क्योंकि ये W कुछ और नहीं इस तरह से है ना, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये IID ले रखा हूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं E की एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर TW1 और इस पूरे की पावर N, ये होगा ना, और ये क्या आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि MW ऑफ T एंड दिस W1T इस पूरे की पावर N, और ये क्या होता है इसका mgf, chi² का, मतलब ये गामा का mgf क्या था इसका, इस केस में ये जो गामा है इसका mgf क्या होता है, गामा का mgf 1 माइनस टी की पावर माइनस लैम्डा, नहीं, इसका 1 माइनस क्या अल्फा, 1 माइनस टी बाय बीटा पावर माइनस अल्फा। हाँ तो इसका लिखेंगे तो इसका मीन जो आएगा है ना अल्फा अपॉन बीटा वाला, तो 1 माइनस 1 बाई बीटा इस तरह से और पावर माइनस अल्फा, ये है ना, तो ये इसका है। तो अगर मैं जैसे chi²1 का लिख रहा था ना, ये W1, अगर मैं W1 का mgf लिखता तो क्या आता, MW1T, यही से देख लो। सो या यहाँ से देख सकते हो तुम, तो यहाँ तुम्हारा अल्फा क्या है, W1 ये है ना, इसको मैंने नाम W1 रखा है, W1 इज योर chi²1 डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका mgf क्या आएगा, यू कैन यूज दैट। हाँ क्या लिखूं, 1 माइनस 2t की पावर माइनस 1/2। हाँ तो ये हो गया, ठीक है ना। इसमें बीटा की जगह जैसे अल्फा बीटा, ये गामा अल्फा बीटा ना, तो अल्फा की जगह हाफ, बीटा की जगह हाफ, तो यहाँ भी अल्फा की जगह हाफ, बीटा की जगह हाफ रख दो, तो मतलब इसको है ना, सो ये हो गया। सो 1 अपॉन रूट अंडर, ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 2t इस तरह से, एनीवे। सो ये तुम्हारा हो गया इसका mgf। अब यहाँ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो
सो 1 वो जो था तुम्हारे पास 1 माइनस 1/2 टी इसकी, अच्छा एक मिनट, यहाँ क्या था 2t ना, 2 टाइम्स टी, सो 1 माइनस 2 टाइम्स टी, और इस पूरे की पावर तुम्हारा भी -½ है और इस पूरे की पावर n है। तो यहां से क्या आ गया, अब तुम्हें ये लग रहा होगा मैं ये सब क्यों डिराइव कर रहा हूं, है ना। सो ये आ गया। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, W का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, ये देख के बताओ अभी क्या तुम्हें समझ आ रहा है। तो ये एक्चुअली जस्ट मैं प्रूफ कर रहा था कि ये तुम्हारा क्या आ गया, गामा कितना n/2, 1/2। एक्चुअली MGF यूनिकली डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो मैं उससे लिख रहा हूं, और दिस इज r chi² n। सो बस मैं प्रूफ बताना चाह रहा था, जो सिलेबस कहना चाह रहा है कि यही कहना चाह रहा था कि आप डिराइव करके देख लो, मतलब यू कैन डिराइव दिस। अब वो मैं ऐसे ही इसलिए बताता हूं, MGF अप्रोच बोला ना यूज करने को, आ गया। सो यूजिंग MGF, तो मतलब कहने का मतलब वही है। तो MGF से तुम, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना ये सब चीजें, कि ईच WI chi² 1 है, तो सम ऑफ देम इज chi² n, यही है। और इसका मैं प्रूफ लिख रहा था एक्चुअली, बट आप इसको है ना प्रूफ रट्टा मारने जो तो है नहीं, मेन समझना है। तो ये मैं जस्ट इसको प्रूफ कर रहा था, जैसे वो कहता है कि ईच chi² 1 कहां से आएगा। तो आपने अभी देखा ना कि मैंने कहा x है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो x से आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे दिस, जिसका नाम मैं z रखा, सो दिस इज नॉर्मल 0 1। यहां से मेरा W1 क्रिएट हुआ, क्या हुआ ये z², जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है chi² 1। अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे हमने वैसे ही IID मतलब हमने n रैंडम वेरिएबल लिए जो chi² 1 है, अब उसका सम कंसीडर किया, सो दैट सम इज W। सो W का डिस्ट्रीब्यूशन है chi² n। तो मुझे अब ये जानना है कि chi² n का PDF क्या है। तो हमने क्या किया, उसके थ्रू हमने MGF निकाले। तो मुझे ये पता चला कि ये MGF गामा n/2, 1/2 का है, जो कि chi² n ही है। अब इसका जो PDF होगा वही chi² n का PDF है। तो somehow मैं डेरिवेशन कर रहा था, प्रूफ कर रहा था, इसकी इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ एग्जाम में करने नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे आया एक्चुअली, वही कहना चाह रहा है। सर ये W1 कहाँ से आ गया सर, एक बार ये बता दीजिए। W1 में नाम दिया z², z क्या है, z क्या है सर नॉर्मल 0, हाँ, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर लोगे, तो जो ये रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल स्क्वायर है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन तुम PDF निकालोगे, दैट विल बी द इक्वल टू द PDF ऑफ chi² 1। तो जो भी PDF आएगा दैट इज अ PDF ऑफ chi² 1। वो PDF क्या आएगा, तो वो ये आएगा। जो z² है ना, उसका PDF ये है एक्चुअली, दिस इज द PDF ऑफ z² W1। W1 का ये PDF आएगा। ओके सर। हाँ, तो मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया हमने, स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर किया, सो दैट इज chi² 1। अब chi² 1 यू हैव n IID रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन chi² 1, तो उसका सम करेंगे, सो दैट विल गिव यू chi² n रैंडम वेरिएबल। अब तो फाइनली मैं इसका अब डेफिनेशन लिखता हूं, मतलब chi² n का मीनिंग क्या है, तो इसका PDF क्या होगा। तो हमने ये डिराइव किया एक्चुअली, सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे। सो है ना, सो chi² डिस्ट्रीब्यूशन, so a continuous random variable x has chi² distribution with n degree of freedom if and only if PDF of x is, so f of x कॉमा x, मैं x ही नाम दे रहा हूं, तो इसका PDF क्या होगा, किसी को याद है, 1/गामा n/2, बोलो कोई बताओ, 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर -x/2, ठीक। और इसका सपोर्ट जो है x मोर देन 0 है। सो ये आपको chi² n का PDF आ गया, जो कि मैंने पहले भी बताया कि दिस इज स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अभी लिखा था कि हाँ, अगर तुम ये वाला लिखते हो, सो अगेन अगर ये वाला PDF लिखो तो यहाँ what to करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है व्हिच यू राइट, है ना। सो मैंने ये लिखा था अभी, सो हमने ये लिखा था अभी,
सो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस ये है। तो यहाँ से तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैं पहले भी लिखा था कि काई स्क्वायर एन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा विथ दिस पीडीएफ, तो ये है n/2 1/2। दूसरा पीडीएफ लोगे तो बीटा अगर डिनोमिनेटर में है तो फिर 2 हो जाएगा। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर? क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर क्या होगा? जो n नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम डिराइव कर सकते हो इसका, है ना, अल्फा अपॉन बीटा होता है ना इससे, तो ये हो जाएगा n। वेरिएंस क्या होगा? अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। mgf क्या होगा? mgf का एक्सप्रेशन बताओ। अभी लिखा था 1 - 2t raised to power -n/2। ठीक, आंसर mod t should be less than 1/2। हाँ ठीक है, फॉर द रेंज mod t is less than 1/2। ओके, सो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन आ गया काई स्क्वायर n के बारे में। देख लो पीडीएफ, ये याद रखना होगा आपको, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इसका रिलेशन देख ही लिया तुमने ना। तो थ्योरम्स अगर तुम लिखो तो रिलेशन तो बताइए तुम्हें, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसी पे बेस्ड होता है कि व्हेन x इज नॉर्मल 0 1, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, नॉर्मल 0 1 नहीं, म्यू सिग्मा स्क्वायर देन x माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज नॉर्मल 0 1, यू नो ऑलरेडी। मैं जैसे w लिख रहा हूँ, मैं w1 जैसे अभी लिखा हूँ, सेम प्रोसेस, तो सेम नोटेशन में फॉलो करता हूँ अभी। सो दिस इज काई, तो इसका मतलब ये हो गया कि यू कैन, दिस इज है ना काई स्क्वायर 1। अगर तुम्हारा x1 x2 xn है ना, ईच xi मान लो ऐसा है, सो लेट मी राइट xi फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to up to n। सो यहाँ zi बोल दो तो xi हो गया, सो यहाँ पे wi बोल दो, सो wi zi स्क्वायर तो xi ये हो गया। अब w में लिख रहा हूँ समेशन ऑफ wi I from 1 to n, so this has distribution chi square n। ठीक है, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। आगे बढ़ता हूँ मैं आगे। सो अब देखो आगे क्या जानना है आपको इसके बारे में, इसमें क्या बोला है, क्या क्या जानना है आपको काई स्क्वायर के बारे में। देखो एक तो ठीक है डेफिनेशन, डेरिवेशन में भी प्रूफ कर रहा था हालांकि, तो डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी वही है हालांकि, सम हो गया, एंड लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर, है ना, यहाँ नॉन सेंट्रल नहीं पढ़ना है, सेंट्रल काई स्क्वायर ही पढ़ना आपको। सो प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर एंड देन लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर। तो मेनली काई स्क्वायर में यही है। लिमिटिंग फॉर्म क्या होता है काई स्क्वायर में? सर वही कि ये नॉर्मल फॉलो कर जाएगा। हाँ, एज n अप्रोचेस, मतलब n फॉर लार्ज n ऐसा बोल दूं मैं। सो फॉर लार्ज n, अब n हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, है ना, 100 हो, उस तरीके से। तो उस केस में जो काई स्क्वायर n होगा, जो उसका अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल हैव, यू कैन अप्रोक्सीमेट इट एज क्या, नॉर्मल n कॉमा 2n, या आप ये समझ सकते हो कि है ना, इसको फिर ब्रेक कर सकते हो उस तरीके से, बाद में सिंपलीफाई कर सकते हो। तो लार्ज n के लिए ना, n मान लो 1000 है, तो काई स्क्वायर 1000 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, तो ये थोड़े सिंपलीफिकेशन में हेल्प करेगा। मैं फिर से भी यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ n पैरामीटर है। कोई बोलता है कि सेंटर लिमिट थ्योरम से हो जाएगा, सेंटर लिमिट थ्योरम में क्या है, n वहाँ पे सैंपल साइज है, यहाँ सैंपल साइज नहीं है, यहाँ पे n में पैरामीटर लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप जैसे कोई बोलता है ना कि सर ये क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ये जैसा सेंटर लिमिट थ्योरम कहता है। मतलब वो तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, सैंपल साइज के लिए होता है, ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन एंड सेंटर लिमिट थ्योरम दोनों अलग चीज है।
अप्रोक्सीमेशन आप सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए बोल रहे हो, यहाँ एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आप एक सैंपल है साइज n का, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सैंपल का वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगी x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, तो वो अलग है, अप्रोक्सीमेशन अलग है। सो ये यू कैन राइट दिस, नो प्रॉब्लम, है ना। अच्छा मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज, और उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हो गया ना, बाकी तो एमजीएफ डिस्कस कर ही लिया। प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज तो मेनली यही है कि मीन वेरिएंस एमजीएफ जानना है। इसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये इसका क्या रिलेशनशिप है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, कैसा होता है ये। अगर मैं पीडीएफ की बात करूं, एक्स वर्सेस पीडीएफ, तो कैसा होता है इसका, जो काई स्क्वायर है, सो n बढ़ने पे क्या होता है, सर n बढ़ने पे पीक कम हो जाती है ग्राफ की, मतलब हाँ। स्क्यू होने लगता है। यस, तो इससे n अगर 1 है तो बहुत, तो वो ट्रिवियल अलग केस है, उसका थोड़ा ग्राफ अलग होगा। मैं ज्यादा माला बात में 10 के लिए बात करता हूँ। अगर 10 के लिए क्या होगा, सो ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसा मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन रफली, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा, तो ये मान लो n इज इक्वल टू 10 के लिए है, काई स्क्वायर 10। अगर 20 होगा तो क्या होगा, तो इसके है ना ऐसे स्टार्ट तो ये 0 से होता है, जैसे मैं अगर लिखूं तो मान लो ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। 20 के लिए क्या होगा, सर थोड़ा सा नीचे लिया हो और थोड़ा सा मतलब फैला देना, इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से जैसे आगे जाएगा, सो थोड़ा सा आगे जाता रहेगा इस तरह से। फिर ऐसे मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी, जैसे 30 हो गई तो ये जितना ज्यादा तो नहीं होगा, रफली इस तरह से। मतलब तुम देख रहे हो कि जब n बहुत लार्ज हो जाएगा ना, तो बाद में वो नॉर्मल जैसा बिहेव करने लगेगा, n अगर बहुत लार्ज है तो। इस तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं रफली बना रहा हूँ, बुक में देख लेना, बुक में थोड़ा ठीक से बना होगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा ग्राफ्स इसके। जैसे मान लो n 10 है, ये हो सकता है n 30 है, ये n 50 के लिए मान लो इस तरीके से। तो जैसे n लार्ज होती जाएगी तो ये नॉर्मल जैसा तुम्हें बिहेव करता मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, सो ये तो सिंपल हो गया, काई स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, जो पूछा वो मान रहा है। थोड़े से सैम्पलिंग में कुछ चीजें हैं, या चलो पहले डिस्कस कर ले, फिर सैम्पलिंग पे आता हूँ मैं, ठीक है ना। तो काई स्क्वायर में मेनली क्या जानना है तुम्हें, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है। प्रॉपर्टीज में हो काई स्क्वायर स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। मेनली तुम्हें जानना है मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है, सम ऑफ काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर ओनली। हम ये भी लिख सकते हो एडिटिव प्रॉपर्टी जो कहना चाह रहा था ये, तो एडिटिव प्रॉपर्टी यही है जो हम पहले भी डिस्कस किया हमने स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में, कि लेट x1 जो है काई स्क्वायर n1 है, x2 या मैं इन जनरल बात करूं तो लाइक xi इज काई स्क्वायर ni, ठीक है ना, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक। सो देन सम ऑफ xi, i फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताओ भाई कोई, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सो ये काई स्क्वायर, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम समेशन एन आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आई फ्रॉम 1 to n, जितने भी है अगर 1 to n या 1 to k कर लो अगर चाहो तो, k तक का सम ले लो, है ना। सो ये सम k तक हो जाएगा, काई स्क्वायर एन आई, आई फ्रॉम 1 to k। सो यहाँ मैं बोल देता हूँ फॉर ऑल i from 1 to up to k, मतलब वो 10 रैंडम वेरिएबल है, ईच का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 5 है, तो उसका सम का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 50 हो जाएगा। अगर 10 रैंडम वेरिएबल्स हैं, ईच हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 5, तो सम हो जाएगा काई स्क्वायर 50, इस तरीके से। ओके, तो ठीक है, ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो मेनली यही काई स्क्वायर में डिस्कस करना, और कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे जैसा होगा तो। अब एक क्या आता है, एक आता है आपके पास नेक्स्ट क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, या स्मॉल टी लिखते हैं ना,
तो इसका पीडीएफ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे जरूरत पड़ती है, सभी शायद इस बार ही था एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा, जहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुछ प्रोबेबिलिटी पूछ लिया था। सो बिना पीडीएफ है ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो हाउ डू यू डिफाइन टी डिस्ट्रीब्यूशन? सर टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग होते हैं क्या? टी टेस्ट में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, हाँ दोनों अलग है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, समझ लो अब कि जैसे हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म, गामा, एक्सपोनेंशियल, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइनोमियल, इस तरह से। तो वैसे ही अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, कुछ पैरामीटर एन इसमें पैरामीटर है, तो उसका पीडीएफ क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ है। तो वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, टी टेस्ट में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है उसमें, ये चीज है। सो वो मैं डिस्कस आगे करूंगा, ताकि उसमें थोड़ा सा आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल में थोड़ा सा ये आएगा इसका, ये है। नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं एन तो लार्ज के लिए होता है ना, वो टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थोड़ी होता है। टी का अपना एक पीडीएफ है ना। हाँ भाई सिद्धि तुम कुछ कह रहे थे, बताओ। नहीं समझ आया सर शायद वो पीछे वाली स्लाइड का। अच्छा बैक स्लाइड, हाँ तो ये तो हमने पहले भी देखा था। देखो तो अभी मेनली मैं डिफाइन करूंगा काई स्क्वायर पीएमएफ क्या है या पीडीएफ क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है, ग्राफ कैसा है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे मैंने देखा ये कैसा बिहेव करता है, और ये सॉरी प्रॉपर्टीज थी। सर ये मिनिमम वैल्यूज का कोई क्राइटेरिया होता है क्या इसमें? जब नॉर्मल वगैरह आ जाता है तो वो 30 वैल्यूज तक का कुछ अलग? हाँ उस तरह से लोग लिखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम में लिखा रहता है, जनरली लिखा रहता है या एन वेरी लार्ज है जनरली, है ना। इन वैसे बुक्स में 30, 35 या 40, कभी डिफरेंट बुक्स का डिफरेंट रेंज रहता है, 30 के अराउंड लोग मानते हैं। तो वो जब तक अप्रोक्सीमेट करना पड़े, टेबल वेबल देखना पड़े, हमें तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल वेबल की, वो देख ही रखा होगा। वो बाद में ये सब आएगा, इस तरह के टर्म्स आप देखते होंगे, एन अल्फा इस तरह का होता है ना, ये सब बाद में अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ये नोटेशंस कि ये काई स्क्वायर एन अल्फा है क्या मतलब, ये सब आगे आएगा। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टर्म लिखा है उसका मीनिंग क्या है? हाँ उसका मैंने कुछ डेटा के टर्म्स में, एक्चुअली ऐसे तो हम लोग डिफाइन डायरेक्टली नहीं करते हैं। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइक एक पैरामीटर है, किसी को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है? उसमें ये होता है कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब अगर आप डेटा बोलो तो डेटा पॉइंट्स है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स ऐसे। जैसे हाँ। अभी आप पिछली क्लास में नहीं शुरू में क्वेश्चन में बोल रहे थे ना कि 7 वैल्यू गिवन है और इक्वल्स टू 0 है, तो एक तो बेसिकली 6 इंडिपेंडेंट है, तो वहां 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। Yes. सैंपलिंग थ्योरी में पढ़ाते थे ऐसा कॉलेज में। हाँ तो यहाँ पे एक्चुअली हमें उससे कोई ज्यादा डेफिनेशन का मतलब नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है। हमें बस ये कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एन, तो उसमें ऐसे आप देखोगे तो वही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हो गया या नंबर ऑफ फ्री डेटा पॉइंट्स हो गया। तो जब आप उसमें कुछ जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका पीडीएफ क्या है, ये चीज़ है इसके लिए। बाकी डेफिनेशन आप देख सकते हो बुक में, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। हाँ सर मुक्ता कपूर में एक पेज है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही समझा रखा है उन्होंने। हाँ कि इस तरह से, लेकिन हमें मेनली देखना है कि क्या है ना, बाइनोमियल एनपी है, तो उस तरह से। तो यहाँ पे काई स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंटरप्रिटेशन ये, तो उसमें बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। जैसे बाइनोमियल में एनपी है तो वहाँ इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। चलिए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ भाई कोई, इसका पीडीएफ क्या होगा? व्हाट इज पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन? सर पीडीएफ तो आती है, मतलब डेफिनेशन पता है? नहीं डेफिनेशन मतलब वही है, क्या डेफिनेशन पता है आपको? सर बेसिकली ये रेशो है स्टैंडर्ड नॉर्मल का अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ तो वो तो थ्योरम हो गया, लेकिन इसका जैसे मैं बाकी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं इसको भी डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि मान लो ऐसा लिखूं, अरे नहीं वो सब रिजल्ट है, और रैंडम वेरिएबल टी या एक्स ही बोल दो, मान लो एक्स ही लिख देता हूँ। एक्स हैज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो ऐसा है, विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम
देखो हम लोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिकल स्टडी में क्या है कि हमें चीजों को मैथमेटिकली वो करना है। जैसे क्या है, डेटा एनालिसिस हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग उतना डिटेल में इंटरप्रिटेशन में बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जस्ट इसको मैथमेटिकली स्टडी कर रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टीज, उस तरीके से जो ये रियल लाइफ में यूज करेंगे तो वहां बाद में आपको समझ आएगा यूज कैसे करना है। तो हमें अभी वो उसका इंटरप्रिटेशन सबका नहीं देखना है कि हाउ टू यूज ये सब, हमें बस पढ़ना उसके बारे में, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड, है ना, प्रोबेबिलिटीज एंड इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम लोग फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं एक्चुअली। यस सर, आई स्क्वायर और टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो लिख रहे हैं n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा जैसे तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ऐसा कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है जैसे बाकी चीजों की होती है ना। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ इसका कहीं ना कहीं डेटा के टर्म में इसका इंटरप्रिटेशन है कि लाइक अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख भी दूं तो जैसे इसमें ये है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल या कुछ नंबर ऑफ फ्री डेटा पॉइंट्स के टर्म्स में डेफिनेशन है। बुक में तो ऐसा नहीं है, मैंने बुक में नहीं देखा, बट मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ अगर ऐसा है तो। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन से कोई मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे बस ये यहाँ पे जरूरत है कि काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसका पीडीएफ क्या है n के टर्म में, या t भी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या है। जैसे मैं वही कह रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, फिर भी डेफिनेशन लिखना है, मैं बुक से लिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट तो मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे भी करते हैं ना कि तो मान लो चार वेरिएबल है तो एक क्वेश्चन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उससे दो वेरिएबल को हम 0 कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे हम बताएंगे, मतलब पीडीएफ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कैसे इसको हम समझा पाएंगे किसी बच्चे को पीडीएफ के थ्रू। तो वही मतलब वही डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वही है कि जैसे हाँ जैसे थोड़े समझाने की कोशिश की, लाइक हालांकि डायमेंशन है वही यूज करते हैं ना कि कितने फ्री वेरिएबल है, वही तो डायमेंशन होता है किसी वेक्टर स्पेस का वहां पे। तो वो तो अलग टर्म हो गया। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वही समझो कहीं ना कहीं कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। लेकिन तुम पूछोगे फिर फ्री वेरिएबल कहाँ पे, यहाँ पे से लिख रहा हूँ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक्चुअली यहाँ पे सर मैथमेटिकली देख रहे हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसका टी डिस्ट्रीब्यूशन n डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका ये पीडीएफ है। बाकी इसका डेफिनेशन जो डेटा के टर्म्स में लिखते हैं कितने फ्री कंपोनेंट्स है, मतलब कितने फ्री वेरिएबल है उसके टर्म्स में लिखा जाएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक में देखो। अच्छा एक साहिल ने भेजा भी है, तो क्या लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज व्हिच मे वेरी इन डेटा सैंपल। ठीक है, सो ये जो सैम्पलिंग थ्योरी है उसमें जाकर तुम्हें समझ आया क्या कहना चाह रहा है ये। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द डेटा सैंपल। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे भी इतना कुछ इसमें वो मैंने इतना थ्योरेटिकली सैम्पलिंग उतना वो किया नहीं है, मैथमेटिकली हम लोग देख रहे हैं। सो हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। सर मेरे को काई वाला ही मिल गया, मैं वो और भेज रहा हूँ ग्रुप में। हाँ ठीक है, भेज दो, उसमें क्या है। तो ठीक है ना, तो अभी हम ये देख रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ क्या है। मेरा मैथमेटिकल अप्रोच है एक्चुअली मेनली, और जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही बता रहा हूँ। बाकी मुझे भी आगे वो देखना पड़ेगा अगर उसका डेफिनेशन समझना है तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में ऐसा नहीं बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम में डेफिनेशन जानना, जरूरत नहीं। सो रैंडम वेरिएबल x has t distribution with n degree of freedom if and only if। हाँ तो pdf of x is, so pdf of x is क्या होगा pdf इसका, बताओ भाई इसका pdf क्या है t डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसका जो आता है ये होगा गामा n+1/2 अपॉन क्या पीडीएफ, अपॉन गामा n/2 फिर आएगा √n पाई। ठीक, और 1+t², तो यहाँ t नहीं x², 1+x²/n और इसकी जो 1+, ठीक है, तो x²/n हो गया एंड इसकी पावर है n+1/2, तो इसकी पावर है n+1/2। तो ये जो n है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपको क्या होगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा बोलेगा कि x हैज t डिस्ट्रीब्यूशन विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो आप n के प्लेस पे 4 रखोगे। उसमें कोई ये नहीं होगा घुमा के पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, घुमा के नहीं पूछेगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम सिलेबस का पार्ट नहीं है, टी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस का पार्ट है। ठीक,
ओके है, तो ये पीडीएफ हो गया। इसका सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस, तो माइनस इनफिनिटी है ना, तो सपोर्ट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो ये तो पीडीएफ हो गया, देखो सिंपल। सो ये पीडीएफ है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा n/2 रूट n पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन, इस पूरे की पावर, आई थिंक मैंने थोड़ा गलत किया है, माइनस होगा, तो माइनस ऑफ n प्लस 1/2। तो बाकी बुक से मैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या होता है, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऐसा फील होता है ना। अच्छा, उससे पहले अगर तुमसे मैं ये पूछ लूं इसमें कि n को तुम 1 रख दो तो क्या होगा, जरा तुम एक काम करो, रिमार्क, फिर मैं आता हूं उस पे। n को अगर मैं 1 रखता हूं तो जो t1 हो गया ना, ये किसके इक्वल आएगा, इसका पीडीएफ क्या आएगा बताओ जरा, कोची आ जाएगा, है ना। तो n को 1 रखेंगे, गामा नॉट रूट पाई, तो ये n को 1 रख दिया, तो ये पाई रूट पाई, यहाँ पाई, तो 1/पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो मतलब ये हो गया कि जब आप n को 1 रख रहे हो एक्चुअली, तो ये t1 एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची स्टैंडर्ड कॉची, 10 या 01 जो भी लिखते हो, तो ये स्टैंडर्ड कॉची हो गया, मैं 01 ही कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड कॉची, या नहीं लिखा तो देख लो, स्टैंडर्ड कॉची लिखो। सो दिस इज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीन एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका मीन एग्जिस्ट करेगा, यस और नो। So what is mean of T distribution with 1 degree of freedom? Does not exist ना, क्योंकि स्टैंडर्ड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों का मीन सेम होगा। तो एक्चुअली जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन तभी एग्जिस्ट करेगी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 होगा, अदरवाइज मीन वेरिएंस एमजीएफ विल नॉट एग्जिस्ट। सो n बराबर 1 के लिए इसका मीन वेरिएंस एमजीएफ कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉची बन गया ना इस तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन ये है, सर 1/t में भी तो तब नहीं करोगे, क्या क्या 1/t में 1/t1 मतलब 1/t1 ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि 1 अगर यहाँ पे t1 लेंगे तो 1/t डिस्ट्रीब्यूट, तो वो भी तो कॉची स्टैंडर्ड कॉची रहेगा, वो भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर x स्टैंडर्ड कॉची है तो 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैंडर्ड कॉची ही होगा। ठीक है, तो आगे ये बताओ, तो इसका मीन जो है एक्चुअली 0 होगा जब n मोर देन 0 है ना। एक तो पहली बात इसमें मैं लिखा देता हूं तुम्हें, देखो, तो जो पॉइंट्स ये हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो ऐसा है, चलो इफ x हैज डिस्ट्रीब्यूशन t विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। सो x हैज डिस्ट्रीब्यूशन t विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, तो यहाँ n मैं मान रहा हूँ मोर देन 1 है, क्योंकि n अगर इक्वल टू 1 है तो स्टैंडर्ड कॉची हो गया ना। सो n मैं अज्यूम कर रहा हूँ मोर देन 1 है, तो उस केस में e ऑफ x कितना आएगा, तो पता है e ऑफ एक्स आर एग्जिस्ट, ये रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं, e ऑफ एक्स आर एग्जिस्ट इफ जो r की वैल्यू वो लेस देन 1 होगी, चेक करो, लेस देन n होगी, है ना। ये एक रिजल्ट हो गया, मतलब इसको एज अ थ्योरम लिख लो कि काई स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। तो मतलब एग्जांपल के लिए मैं अगर ये बोलूं कि जैसे, हाँ
तो हम फिर आर की रिस्ट्रिक्शन को लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या करेगा? नहीं, जैसे मैं अगर लिखूं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है, t डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो, सो व्हाट इज द ex, अच्छा e ऑफ x की पावर r कब एग्जिस्ट करेगा? इफ r क्या होना चाहिए? 5 से 6 तक। हाँ, मतलब ये है कि तुम्हारे पास ex स्क्वायर, ex क्यूब, ex4 ही एग्जिस्ट करेगी, ex5 ex6 विल नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली। मतलब x का अगर chi स्क्वायर t विद 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये एग्जिस्ट करेगी r लेस देन 5 तक ही। मतलब एक्सपेक्टेशन x की पावर 6 एग्जिस्ट नहीं करेगी, 5 एग्जिस्ट नहीं करेगी इस तरीके से। और इनफैक्ट आगे क्या होगा अगर मैं इसी में कंटिन्यू करूं, सो e ऑफ x 0 होगा, e ऑफ x क्यूब 0 होगा। एक्चुअली जो ऑड मोमेंट्स हैं वो 0 होते हैं, इवन मोमेंट्स क्या होते हैं? तो इसे फर्दर अगर मैं लिखूं ना आगे, तो आगे जैसे पॉइंट लिख रहा था मैं, इसमें फर्दर अगर लिखूं मैं इसी में, तो आगे होगा एंड इसे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको देखो e ऑफ x की पावर r जो होगी 0 होगी फॉर ऑड r लेस देन n, वैसे ऑड r लेस देन n, और e ऑफ x की पावर r rth मोमेंट, ठीक है ना, ये नॉन जीरो आएगी। क्या आएगी? इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन लिख सकते हो। सो जैसे मैं यहां से पूछता तुमसे कि व्हाट, क्या बनेगा क्या? एक मिनट, x की वजह से पूछा x स्क्वायर क्या है, e ऑफ x की पावर 4 क्या है, मैं ये जैसे पूछना चाहता हूं तुमसे। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? सर x स्क्वायर का तो पता है कि n ओवर n माइनस 2 होगा। ओके, n x4 का सर ये नहीं पता। सर कुछ अजीब सा ही फॉर्मूला है इसका, मतलब इवन वाले में ना। हाँ सर रिकरेंस रिलेशन लिख लीजिए, उससे निकल जाएगा। बताओ। हाँ वो n/2 माइनस 1 टाइप करके होता है। मतलब म्यू 2r बाई म्यू 2r माइनस 2 इक्वल्स टू n इंटू 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2r, जहाँ पे n/2 ग्रेटर देन r होना चाहिए। ओके, तुम ये रिलेशन किस बुक से बता रहे हो? FMS। अच्छा, तो गुप्ता बोल में सो बहुत सारे और भी रिजल्ट्स हैं, तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा तो इवन मोमेंट का, वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम सीधा इवन मोमेंट का फॉर्मूला लिख लो। सो क्या होगा फॉर्मूला? सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड लगाइएगा दिमाग को। ये यस सर। थैंक यू सर, हो गया। ठीक है ना, n अपॉन n माइनस 2 है ना, ये था। तो इसका मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला है, तुम इसको याद रख सकते हो। तो फॉर्मूला जो इसका दे रखा है बुक में, ये तुम्हारा होगा गामा n, ये जो फॉर्मूला लगा रखा है r+1/2। तो बाकी तुम और बुक्स देख सकते हो, मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये उसमें है, विकेल वर्दी वाले बुक में है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास r+1/2, फिर गामा n माइनस r/2, ठीक है, और अपॉन में है दिस इज गामा 1/2। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम देना तो है, इसलिए भूल जाओगे तो वहाँ हो सकता है डिराइव करना पड़े, अगर ऐसा पूछ लिया तो। गामा n/2 साथ में है इनटू में n की पावर r/2, ये है। तो n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। r क्या है? कौन सा मोमेंट डिसाइड कर रहे हो तुम। तो किसके लिए है? ये है फॉर इवन r लेस देन n, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो गामा r+1/2 गामा n माइनस r/2 अपॉन है ना, ये हो गया गामा हाफ गामा n/2 n की पावर r/2। सो यही है, जैसे मैं यहाँ पूछ रहा था। अब तुम ये पुट करके देखो, मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लिया हुआ है, n मेरा 5 है, सो n 5 है और r मेरा 2 है। तो इसमें आप n की जगह 5 रखो और r की जगह 2 रखो, चेक करो ये आएगा कि नहीं आएगा, जैसे वो बता रहा था। आप सेम n की जगह 5 रखो और r के प्लेस पे 4 रखो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। भाई ये तो वेरीफाई करो सब लोग, आप लिख के देखो तो समझ आएगा। सर x टू दी पावर 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
हाँ मैं पावर 4 की बात कर रहा हूँ। हाँ तुम समझे नहीं, n 5 है ना यहाँ पे, हाँ n is 5, r is 4। हाँ पहले एक ये चेक करो, r को 2 रखा ना मैंने, तो ये करना है 4 इस तरह से। सो इन दोनों का आंसर बताना है आपको। फाइंड किया कि नहीं? फाइंड करो, ये बताओ सिंपलीफाई करे क्या आएगा इसका, बताओ मुझे। इस बार एक टी पे क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में 2023 में, देखना। कितना 1 आ रहा है? बाकी लोग और ये ओके है एन अपॉन एन। इसकी पावर आ ही होगा, किसकी पावर? इवन ऑर्डर मूवमेंट है तो इसके पावर 2 तो नहीं होगा। नहीं नहीं, सिर्फ आर है, वो आर इवन है एक्चुअली, आर ही इवन है, एक्स की पावर आर है और आर इवन है तुम्हारा। आर लेस देन एन इज इवन, ठीक है ना। ठीक है। और रिजल्ट क्या है? अगर n लार्ज होगा तो यहाँ भी ऐसे ही होता है ना। सो व्हेन n इज लार्ज, सो क्या होता है ये? व्हेन n इज लार्ज, सो t डिस्ट्रीब्यूशन भी, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल, ठीक है ना। सो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। मीन तो इसका 0 ही रहता है। So as normal distribution, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है ना, काई स्क्वायर हो गया या तुम्हारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है। सर वो डिनोमिनेटर में गामा n/2 है। गामा, हाँ 1/2 और n/2 दोनों है। गामा 1/2, गामा n/2। तो 3x² by n-2 into n-4 ये आएगा। 5 रख के बताओ n को। पेन चलाओ, लिख के देखोगे तो इजी रहेगा। और n लार्ज है, tn कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। लार्ज n के लिए 4 आ रहा है बेसिकली 3n² divided by n-2 into n-4। फिर बोलो 3n स्क्वायर सर डिवाइडेड बाय n-2 into n-4, n greater than 4 यहाँ पे ये कंडीशन। ओके। तो वैसे तुम्हारा यहाँ पर 25 आ गया आंसर, ठीक है ना। ओके, तो मतलब ये मेनली देखो तुम्हें क्या याद रखना अभी, स्पेशली स्टैंडर्ड नॉर्मल, उसके बारे में मीन वेरिएंस एमजीएफ हो गया। मेनली और थ्योरम लिखूंगा भी जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना। सो ये टीएन भी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा नॉर्मल जैसा। अगर इसको तुम ग्राफ देखो तो इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर हम बात करें, है ना, ये 0 है और मैं पीडीएफ, तो ये
पहले मैं ग्राफ इनिशियली जब रैंडम वेरिएबल पढ़ा रहे थे जनरली ग्राफ ड्रॉ करते थे x वर्सेस CDF, अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं x वर्सेस PDF। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? सो लाइक अगर डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में करस्पॉन्डिंग कैसा बनेगा ये? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी तो इसका बिहेव कैसा होगा? नॉर्मल जैसा। हाँ वो तो वैसा हो जाएगा, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं जैसे, हाँ वो जैसे है तो वैसे ही नॉर्मल जैसा ही दिखेगा तुम्हें, बस थोड़ा सा इसका पीक ज्यादा होता जाता है ना शुरू में थोड़े। मान लो मैं जैसे रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना, बुक में तुम एग्जैक्टली देख सकते हो। सो रफली ग्राफ ऐसे ही कुछ होगा ना। नॉर्मल का थोड़ा पीक ज्यादा होता है, टी का थोड़ा कम होता है। हाँ तो जैसे एन बढ़ाते जाओगे पीक बढ़ता जाएगा इस तरीके से, है ना। सो एन तुम अगर इंक्रीज करते जाओगे तो वो क्रॉस करेगी ना, जैसे इस तरह से। मान लो ये रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे, ड्रॉ करना है डिफिकल्ट टास्क, तो यहाँ से रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से होगा, ऐसा जाएगा। फिर ऐसे ही तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे इसका। हाँ सर वो ऐसे करके वाला होता है उसकी तरह ना। हाँ हाँ यस यस। ये तो चलो गड़बड़ी बन गया तीसरा वाला। तो रफली मैं बता रहा हूँ ये सिमेट्रिक होता है एक्चुअली। मैं ग्राफ ऐसा ना नॉन सिमेट्रिक दिख रहा होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक होता है। जैसे एन अगर बहुत लार्ज है तो इस तरह से होगा। सो रफली ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जीरो के अराउंड, लाइक नॉर्मल, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बनाएगा। मेन जो थ्योरम अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है वो ये है जो आप लोगों को पता होगा। सो जिसपे अक्सर क्वेश्चन आता है कि लेट z क्या है आपका, नॉर्मल 0 1 एंड लेट से x जो कि है काई स्क्वायर इन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, ये जरूरी है। देन ये जो z अपॉन x बाई n का रूट है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है Tn, राइट। सर वो वाला स्टूडेंट था ना और ये फीसर है ना। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं एक्चुअली स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख रहे हैं एक्चुअली। और इसका अलग नाम दे के रखा है जो एक्चुअली क्या होता है, दो तरह का है, एक सेंट्रल एक नॉन सेंट्रल वाला भी केस आता है। तो ये वाला पीडीएफ देखो, पीडीएफ चेक करो कौन सा वाला पीडीएफ ये दिया है तुम्हारा उसमें, ये किसका पीडीएफ है? पीडीएफ दे रखा है कि नहीं? हाँ दे रखा है, ये स्टूडेंट का दे रखा है। हाँ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ऐसे स्टैंडर्ड यही है। हालांकि डिफरेंट वेरिएशंस भी आते रहते हैं, बट यही यूज करना है तुम्हें। और ये सेंट्रल है। नॉन सेंट्रल में क्या होता है कि यहाँ नॉर्मल की जगह हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल लिया ना, इसी स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू सिग्मा स्क्वायर ले लोगे तो वो नॉन सेंट्रल, लेकिन नॉन सेंट्रल सिलेबस में नहीं है। ये सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल काई स्क्वायर, सेंट्रल एफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में है। तो जनरली जब टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा सिलेबस में तुम्हारे एग्जाम में, तो मतलब यही इसका पीडीएफ यही होगा, कोई दूसरा वेरिएशन नहीं आएगी इससे अदर फॉर्म। तो यही वाला यूज करना है। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं। जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं इस पे, जैसे मालूम ना क्वेश्चन रहता है ना ऐसा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सैम्पलिंग का वो यूज करना पड़ेगा। देखो एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन ये है, मान लो क्वेश्चन जी जी, क्या पीडीएफ थ्योरम? सर और इसके आगे जो है डायग्राम, उसके आगे का जो स्लाइड है वो एक बार इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे ये है। हाँ
ये रफली मैंने बनाए हैं, ये तो बुक में आप देखना ठीक से। तो ये सिमेट्रिक रहता है, मैंने नॉन सिमेट्रिक बना दिया, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं सर, इसके आगे वाला जो स्लाइड है, इससे जस्ट आगे वाला। ये सर ये बॉटम राइट में आपने क्या लिखा वो एक बार। हाँ, व्हेन n इज लार्ज, जैसे हमने बोला कि जैसे n लार्ज है तो chi स्क्वायर n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस जो भी होगा। सेम यहाँ भी है, व्हेन n इज लार्ज tn कैन आल्सो बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन तो इसका 0 ही होता है, तो विद मीन 0 होगा। और सो ये कहीं कहीं नॉर्मल 0 1 जैसा बिहेव करेगा when n is large। so ये लिखा मैंने tn can be approximated as, ये approximated लिखा हुआ है, approximated। रिजल्ट भी है ना कुछ की जो प्रोबेबिलिटी होती है t की वो ज्यादा होती है नॉर्मल से सेम पॉइंट पे। किसके लिए? सर ऐसा कुछ रिजल्ट था ना कि प्रोबेबिलिटी मोड t ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी मोड z ग्रेटर देन t। हाँ हाँ, तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, जो क्योंकि वो उसका सर वो ग्राफ से पता चल रहा है कि ये इसको टेल कुछ करके बोलते हैं। हाँ हाँ टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडर इन t देन नॉर्मल, तो एरिया ज्यादा कवर करता है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल का जो पीक ज्यादा है ना, तो उसके अंडर का एरिया चूंकि कम होगा, क्योंकि वो कम एरिया कवर करेगा ना, इस तरीके से। हां सर, मतलब वैसा उसके लिए तुम चेक करोगे, इसमें बॉटम पे है तो ज़्यादा कभी, तो उसको देखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उस पर क्वेश्चंस भी नहीं आए तो मैं उसको डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करो, देखो ऐसा रिजल्ट बहुत सारे हैं, सारे लिखेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वो तो करना तो है ही पीवाई की। क्वेश्चन ये है, मान लो लेट x1, x2, x3 आर IID, कितने हैं यहाँ पे 4 है, x3 x4, ठीक है, x4 आर IID नॉर्मल 0 1, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि W हमने डिफाइन किया x1 माइनस x2 प्लस x3 अपॉन रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, ठीक। अच्छा, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं इंडिपेंडेंट होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नहीं, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट ना थ्योरम के लिए। एक काम करो, इसको तुम ऐसा लिखो, इसको मैं x1 x2 x3 लिख दिया, चलो x4 इसको मैं कर देता हूँ। कई बार क्या करते हैं बुक में ना, इसको ऐसा कर दो, मॉड x4। हाँ तो जो पिछला वाला एग्जांपल लिखा था, हाँ, मतलब अगर उसको सेपरेट कर दे x1 x2 और x3 तो फिर वो नॉर्मल बन जाएगा ना, z by x स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, तुम जो कह रहे हो कि मैं अगर ये रखूँ, हाँ अच्छा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर जो पहले लिखा था हाँ, फिर x1 ऊपर वाला z बन जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर बनेगा। हाँ, ऊपर ही जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे भाई तो ये और ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है दोनों, आर दे इंडिपेंडेंट? नो, क्योंकि थ्योरम तो इंडिपेंडेंट के लिए है ना। थ्योरम में क्या कहता है, देखो यार ध्यान से, ये z और ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दिस एंड दिस शुड बी इंडिपेंडेंट, जो z और x है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी तो बनेगा वो t डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिपेंडेंट थोड़ी है, यहाँ तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो तुम्हें या तो इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा, अगर है तो पहले इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा। क्या x1 माइनस x2 प्लस x3 का कोवेरिएंस
x1 के साथ कितनी आएगी, 0 आएगी। आई थिंक हो जाएगा इंडिपेंडेंट, प्रूव कर सकते हो, वही प्रूव पूछ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट है क्या, क्या आप प्रूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंट? नॉर्मल है तो इफ एंड ओनली केस काम आ जाए। हाँ वही तो तुम ये दिखा सकते हो कि x1 के साथ फ्री है, तो जैसे कोवेरिएंस बिटवीन x2 के साथ होगा, ठीक नहीं प्रूफ कर पाएंगे मुझे ऐसा लगा, x2 सबके साथ, मतलब ये जो न्यूमरेटर एंड इंडिपेंडेंट आएगा वो तो 0 हो जाएगा ना, x2 x1 x2 वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, हाँ x1 स्क्वायर वाला बचेगा, नॉन जीरो आएगा। सर इंडिपेंडेंट कैसे होगा, जब x3 भी आएगा तब x3 स्क्वायर आ जाएगा, जब x2 आएगा तो है ना? x2 स्क्वायर आ तो जाएगा। ये थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं इसको, तो वही मैं कह रहा था कि चलो मैंने मॉड x4 लिख दिया। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये है देन, ठीक है, एग्जाम में भी आया वो इस तरह क्वेश्चन। देन ऑप्शन ए है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ w, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ w, या वेरिएंस ज्यादा हो जाएगा ना, तुम कैलकुलेट ऐसा कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, लेकिन एक स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलो करके देखो, वेरिएंस ऑफ w 3 है तुम्हारे पास, तुमसे पूछा गया है 0.75 क्वांटाइल ऑफ x, ठीक है, सो A B C D, ये तो कौन सी बनाएगा क्वेश्चन? हाँ हाँ है ना, हाँ तो जैसे तुमसे पूछ लेगा यहाँ पे जैसे ये बोल देगा एग्जिस्ट, मान लो ठीक है ऐसे में लिख दिया एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट, ऐसे ऑप्शन बना दिया, ये कितना होगा बताओ? देखो टेबल से बताएं, सर टेबल की जरूरत पड़ेगी फिर तुम्हें डेटा की, है ना, डेटा की जरूरत पड़ जाएगी ना, तो बेटर है कि W हैज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, T1 या समथिंग टाइम T1, या सर कुछ मल्टीप्लाई होगा उससे, है ना, समथिंग टाइम आएगा, वो क्या आएगा बताओ? √3 जैसे है। ये मैं ऐसा बोल दूं मैं कि सर ये मोड x4 का ही होगा। नहीं, तुम्हें उसको फिट करना पड़ेगा ना। देखो इसको मैं क्या करूंगा, ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन है जहाँ मोड लगा रखा है, तो फिर क्या करना आपको, x1 माइनस x2 प्लस x3 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यही तो है, और फिर इसको मुझे क्या करना है, समहाउ इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए इसका मीन कितना आएगा, अभी इसका मीन कितना है, तो 0 ही है, और वेरिएंस कितना है इसका 1 1 1 3, ओके, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा इसको कि x1 माइनस x2 प्लस x3, तुम लोग डिवाइड करो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ सर T1 ही आएगा। ठीक है ना। सेम यहाँ पे आप x4 का स्क्वायर करोगे अपॉन 4 कर दो, तो 4 से बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 बैलेंस होगा, तो अब आपके पास आ गया √3/2 यहाँ पे है, ये है नॉर्मल 0 1, और ये आपका काई स्क्वायर 4 अपॉन 4, सर ये डिनोमिनेटर में वो ओ नॉर्मल 0 काई स्क्वायर 1, सॉरी है, x4 सर बनाए। अरे एक मिनट सॉरी, मैं गलती से ना, इसकी जरूरत नहीं थी, हाँ हाँ हाँ, तो मैं दिमाग में ऊपर रह जाएगा। 4 से लगा कि 4 हो जाएगा ना, एक तो ना क्या चल रहा है, ये काई स्क्वायर 1 है एक्चुअली नॉट 4, तो मुझे जस्ट 1 से डिवाइड करना जरूरत ही नहीं है, वो मैं गलती कर रहा था। सो ठीक, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट है ना, मुझे लगा काई स्क्वायर 4 है, तो ये x4 है, जस्ट x4 फोर्थ रैंडम वेरिएबल है, तो नॉट काई स्क्वायर 4, सो √3 टाइम नॉर्मल 0 1 अपॉन ये हमारा काई स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो ये हो गया आपका। सो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो यहाँ से ये समझ आया आपको कि क्या समझ आया
कि W इस √2 को इधर भेज दो, √3 को, सो W अपॉन √3 ना, चेक करो, W अपॉन √3 हैज T डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये हो गया। तो ये यहाँ पे मैं 1/√3 कर देता हूँ ताकि ये एक ऑप्शन सही हो जाए। सो ये है 1/√3 टाइम W जो है वो T डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी अब इसका मीन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, MGF भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरीके से। तो ऐसे में तो कैलकुलेशन करेंगे अगर क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन जैम में आया हुआ है, अब चेक करना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, अभी डिस्कशन तो करना ही है। तो सर कुछ समझ नहीं है। सर कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या सर ये आपने जैसे कह दिया, अच्छा वो मीन वेरिएंस नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ, क्योंकि हमने देखा था T1 जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टैंडर्ड कॉची के, ठीक, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन के, और स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि मीन वेरिएंस MGF एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए। ठीक है, एक बार देख लो। समझ में नहीं है वो √3 क्यों आए। अच्छा, ये √3 ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए, ये देखो आप, अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, अगर आप चेक करो कि x1 माइनस x2 प्लस x3, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नॉर्मल 0 वेरिएंस 3 आएगा, चेक करो। तो मुझे क्या करना था, इसको न्यूमरेटर को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना था। क्यों बनाना था, मैं इस थ्योरम को यूज करना चाह रहा हूं कि मेरा z है स्टैंडर्ड नॉर्मल, x है chi2n, सो z अपॉन x बाई n, chi2 n बाई n, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन Tn। तो मुझे ये बनाना था एक्चुअली, जो n आएगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल 0 1 बनाना था, तो नॉर्मल 0 बनाने के मैंने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है कि नहीं, देखो देखो यहाँ मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे इसका नॉर्मल 0.3 है, तो आप नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल तक कैसे पहुंचते हो, मीन घटाते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हो, तो ये नॉर्मल 0.1 नहीं हो जाता है। ठीक है भाई राजा, हाँ चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में। तो मेनली आपको करना क्या है, ये थ्योरम याद रखना है। मेनली जो ये थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, मतलब हर साल मिल जाएगा ऑलमोस्ट तुम्हें इस तरह का। हाँ सर जी, सर ये जो मतलब कि जो √3 मानो मतलब कि वो कांस्टेंट जो है ना, वो दूसरे क्वेश्चन पे कुछ भी हो वो कांस्टेंट को एज इट इज रख सकते हैं ना, मतलब इस तरफ लेके आके। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बना तो लेते हैं बट वही बात है कि जो बाहर वाला कांस्टेंट है ना उसी के लिए वही तो आपको वही देखना एग्जाम में क्या होता है। इस तरह क्वेश्चंस आए हैं तो अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप क्वेश्चन करके आपको समझ आएगा कि कर सकते नहीं कर सकते। सर मैनिपुलेशन भी हो जाता है, मतलब कि अल्टीमेटली सारी चीज हो जाते हैं, लास्ट में जो कांस्टेंट रह जाता है ना उसी में आके कंफ्यूजन होता है कि इसको इस तरफ लेके आए या नहीं लेके आए, वही बात। यस यस, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक एफ डिफाइन कर लेते हैं, टाइम है ना, हाँ इसको डिफाइन करके खत्म करते हैं, एटलीस्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं कम से कम, है ना। ये अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं बाद में ना बहुत इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकल इन द सेंस जस्ट ये पढ़ रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जब बाद में इसको आप लोग यूज करोगे डेटा एनालिसिस में, तो वहां इंपॉर्टेंस है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है या आगे उसका कुछ उस तरह से एप्लीकेशन है। अभी तो हम लोग जस्ट थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि मतलब इसका पीडीएफ क्या है, मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि वो क्या इंटरप्रिटेशन नहीं देख रहे हैं। जैसे अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो अब ये तुम सोचोगे डेटा के टर्म में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं डेटा एनालिसिस पढ़ा नहीं रहा हूँ और मुझे बहुत डिटेल में आता भी नहीं है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो हम अभी कर रहे हैं एक्चुअली। सो ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन
क्या होगा, तो इसको इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ना m कॉमा n, तो उसका पीडीएफ क्या है, मान लो रैंडम वेरिएबल x हैज f डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ f कैपिटल लिखा होगा, f डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है m एंड n, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, सो पीडीएफ ऑफ x is, so what is पीडीएफ ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं बोला था ना मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में कि नेम के साथ पीडीएफ याद होना चाहिए, यहाँ भी आपको याद होना चाहिए कि काई स्क्वायर n का पीडीएफ क्या है, नॉर्मल 01 का पीडीएफ क्या है, f डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है, t डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ क्या है, याद होना चाहिए, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको पीडीएफ याद रखना पड़ेगा हर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये भी f डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, तो इसका पीडीएफ क्या होगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आपको याद रखना पड़ेगा समहाउ। सो इसका होगा गामा m प्लस n/2 अपॉन गामा m/2 गामा n/2, मतलब ये बीटा बन गया ना कहीं ना कहीं उस टाइप से कुछ। सो ये होगा m/n आगे क्या होता है, ये आएगा m/n इंटू m/n टाइम x, इसकी पावर आती है m/2 माइनस 1, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो रहा है ना। फिर 1 प्लस m/nx, तो आएगा 1 प्लस m/nx, इसकी पावर में आएगी माइनस m प्लस n अपॉन 2, ठीक है। या इसको ठीक से लिखो तो डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो तुम, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो गामा m प्लस n/2 है ना, और ये मान लो ऐसा लिख दो गामा m/2 गामा n/2, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस m/n टाइम x, इस पूरे की पावर m प्लस n अपॉन 2, ये पावर में है, ठीक है ना, और ये पावर में लिख रहा हूँ। सो ये होगा यहाँ पे क्या है m/n इंटू m/n टाइम x, इसकी पावर m/2 माइनस 1 पर देख लो। सो इसका सपोर्ट क्या होता है, सो इट इज सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल 0 से इंफिनिटी सर। हाँ, तो जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में पूरा रियल नंबर सपोर्ट है, काई स्क्वायर में 0 से इंफिनिटी था, t में पूरा रियल नंबर सपोर्ट है, यहाँ 0 से इंफिनिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी होगी। तो इस तरीके से तो x मोर देन 0 होगा आपका। अब इसमें एक्सपेरिमेंट ये है कि तुम ध्यान दो जरा, m की जगह तुम 1 रख दो, तो बताओ ये क्या होगा। इसको हम लिखते हैं fmn, देखो तो यहां हम लिखेंगे fmn, जैसे ना x का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां लिखते हैं इसको fm, तो अगर m को मैं 1 रख दूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे आपने देखा था कि t डिस्ट्रीब्यूशन में n की जगह 1 रखा मैंने, तो काई वो t क्या बन गया, स्टैंडर्ड कॉची बन गया था ना, स्टैंडर्ड कॉची बन गया था। तो यहाँ पे m के प्लेस पे 1 रख के देखो क्या बनेगा। अच्छा वैसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा एक्चुअली तुम लोगों को, तो ये जो आएगा एक्चुअली, क्योंकि रिजल्ट है हालांकि ये, आप m की जगह 1 रखो तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है ये t डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो स्क्वायर है उसके इक्वल आएगा। तो ये रिजल्ट है ऐसे तो कि जो t डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका जो स्क्वायर होगा उसके आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। मतलब ये कहने का मतलब है मेरा, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लाइक ऐसा है कि
रिमार्क लिख लो या थ्योरम लिख लो कि मान लो फॉर एग्जांपल टी है सपोज टी एन और एक एफ है एफ एम कॉमा एन फॉर, है ना। तो ये कहने का मतलब जो जब तुम m को 1 रख दोगे, है ना, सो f ऑफ 1 कॉमा n जो होगा दैट विल हैव आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एज t स्क्वायर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ सर, है ना। सर उसको प्रूव हो जाएगा जो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना। तो उससे वो तो प्रूव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग कर सकते हैं या MGF वाले अप्रोच भी लगा सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ का मतलब f जो होगा यहाँ पे f डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1n, तो ये तुम्हारा t स्क्वायर के, तो कई बार ना ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना देंगे ऑप्शंस पे। सर जी सर उस m by n को बाहर लेते हैं, हाँ, तो ये तो बीटा 2 m by 2 n by 2 बन जा रहा है ना। बीटा 2, हाँ उस तरह से भी लिख सकते हो m by n बाहर करके। हाँ, और m by nx को d मान सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग कि, हाँ सही बात है, वैसे याद रख सकते हो तुम कि अगर इसको नया नाम दे दो तुम y रख दो फॉर एग्जांपल m by n y बोल दो, तो उस केस में हाँ ये तो आया ही है बीटा 2 से ना, सिंपलीफाई होके, हाँ सर, उसका इसका डेरिवेशन ही उससे शुरू करते हैं क्योंकि थ्योरम में है ना उस पे। हाँ डेरिवेशन वही से है, बस डायरेक्टली तुम्हें PDF याद रखना है ना, उससे ही डिराइव कर सकते हो। ओके, सो एक रिजल्ट यहाँ पे ये भी है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर, तो अभी तक मैंने ये बताया है ना, अभी थ्योरम हमने ये देखा कि f1 कॉमा n जो है दिस इज आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड विद tn डिग्री tn डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर के। दूसरा रिजल्ट ये है कि मान लो ऐसा है इफ x हैज डिस्ट्रीब्यूशन fmn, तो 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाँ, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। सो ये सब है ना, इस पे भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए, मतलब कम से कम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मुझे याद है कि उस पे पूछा है, मतलब पहले पूछते हैं रिसेंट में। तो x fmn है तो 1/x ये होगा, तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते रहते हैं। सो x fmn है तो 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। स्टैंडर्ड कॉची में क्या हो रहा था कि x और 1/x का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड कॉची है। ठीक है, तो यहाँ fmn fnm है। और एक रिजल्ट जो सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत पड़ती है वो ये वाली है ना, हाँ एक कंपेयर कर सकते हैं कि किसी पॉइंट को मतलब किसी पोजीशन पोजीशन x लेस देन इक्वल टू x वाला x लेस देन इक्वल टू, एक क्वेश्चन है कमेंट उसमें जिसमें कंपेयर करना है कि किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी x लेस देन इक्वल टू b, उसको कैसे देखना है? अच्छा वो नॉर्मल और टी के लिए कह रहा है, जो पूछ रहा था वो साहिल। अरे सर ऐप में ना वैसे क्वेश्चन होते हैं कि वो x लेस देन, तो वो पता है वो 1/x करके कुछ कन्वर्ट करके, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, यस यस, उस टाइप के क्वेश्चन में वो इससे हो जाता है, हाँ कंपेयर करके, यस वही उस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे दे रखा होगा 1/x का दे रखा होगा, फिर वो चेंज करके वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, अभी वो देख लेंगे हम। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं ये कह रहा था जो यहाँ पे इंपोर्टेंट थ्योरम जो यूज होता है अक्सर ये है ना कि लेट x का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर मान लो m है, एंड y जो है तुम्हारा काई स्क्वायर n है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जरूरी है, सो दे आर इंडिपेंडेंट, देन x अपॉन m एंड y अपॉन n, ठीक है ना, इसे f रैंडमली बोल दो। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन fmn, ये थ्योरम है। So this will have distribution fmn.
ओके, तो अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि ये ठीक है ना, ये थ्योरम तो ओके है। एक और रिजल्ट जो है, जैसे मैं अगर ये बोलूं तुम्हें कि F11 में, अब यहां देखो, अगर n को तुम 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, F11 क्या होगा, T1 स्क्वायर, और T1 किसके इक्विवेलेंट था, मतलब T1 किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कॉची के ना। तो इससे क्या मतलब समझ आया, एक मिनट, T1 किसके यहाँ, कॉची ना, हाँ। So how can you relate F11 with Z, standard normal? अच्छा नहीं, मतलब कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो मतलब कॉची के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कहने मतलब है ना कि F11 जो है, जैसे कॉची 01 जो होता है, मान लो मैं इसको लिख दूं, तो F1 मतलब इसी से आगे प्रोसीड कर सकते हो तुम कि T1 स्क्वायर जो है, T1 स्क्वायर एंड दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड कॉची, है ना। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूं फॉर W स्क्वायर, वेयर W क्या है, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, W इज स्टैंडर्ड कॉची, ऐसा लिख सकते हैं ना, W का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड कॉची है। सो T1 तो स्टैंडर्ड कॉची ही था ना, तो मतलब उससे तुम रिलेट कर सकते हो समहाउ F11 को कॉची डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब कि वो x स्क्वायर वो बीटा वाला बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो तो मैं आगे आऊंगा, जो क्या मतलब यहाँ पर सुने, इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसको आगे तो प्रोसीड कर रहा था मैं कि जैसे तुमने m को 1 रखा तो tn के स्क्वायर के आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर आ गए F1n, अब मैं n को भी 1 रख दूं तो क्या होगा, मतलब वो w जो है वो स्टैंडर्ड कॉची है, तो हाँ w स्क्वायर हो जाएगा बीटा हाफ हाफ, T1 क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉची। हाँ वही तो, हाँ तो ठीक है, उससे ही आ जाएगा, वो तो मैं थ्योरम लिखूंगा जो तुम कहना चाह रहे हो। सो हाउ कैन वी रिलेट f विथ बीटा, सो नेक्स्ट रिजल्ट जो तुम कहना चाह रहे हो, हाँ m/n f करके कुछ होता है, तो बीटा n/2 कुछ हो जाता है। ओके, सो अब मैं अगर लिखूं कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तुम्हारा, f डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये है कि लेट x हैज डिस्ट्रीब्यूशन f m, n, देन 1/1 प्लस m/n x, ये कहना चाह रहे हो तुम लोग, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, बीटा क्या होगा, सर शायद m/2, n/2 होता है। ये फर्स्ट काइंड ना, तो बीटा फर्स्ट काइंड है ये, आ जाएगा, चेक कर लो। ओके, मीन वेरिएंस क्या होगा इसमें, सो व्हाट इज द मीन इन केस ऑफ, मान लो ऐसा है, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं ना, तो इफ x हैज डिस्ट्रीब्यूशन f(m(n), देन व्हाट इज मीन ऑफ x, क्या फॉर्मूला होता है इसका, मीन का क्या फॉर्मूला है f(m(n) का, सर इसका भी मीन ऐसे t की तरह ही होता है ना, n/n-2 टाइप, मतलब जो दूसरा वाला हमारा पैरामीटर होता है वो n-2। सो mn लिखा ना मैंने, तो क्या होगा n/n-2, हाँ यस, और ये n मोर देन 2 के लिए एग्जिस्ट करेगा, हाँ यस सर। वेरिएंस क्या आएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, बताओ, तुम्हें तो याद करना पड़ेगा, एग्जाम में जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा समहाउ प्रैक्टिस करके।
सो ये 2n स्क्वायर m प्लस n माइनस 2, एक बार चेक करो, यहाँ कुछ आएगा n माइनस 2 स्क्वायर n माइनस 4, ऐसा कुछ। आगे क्या होगा, इंटू m, यहाँ पे इंटू m आएगा। सो ये तुम्हारा एक्चुअली वेरिएंस है इसका। और यहाँ पे n greater than 4। हाँ, अब ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अदरवाइज ये वेरिएंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब n 4 से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। चलो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया तुम्हारे एफ के बारे में। इसमें क्या है, सिंपल एक आसान सा क्वेश्चन लिखोगे। तो क्वेश्चन ये है, हाँ बैक ना, तो एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ इतना तत्काल इस पे। सो ठीक है, देखो जैसे मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज हमने जस्ट डिफाइन किया काई स्क्वायर क्या है, एफ क्या है, टी क्या है। इस पर डिटेल में क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सैम्पलिंग भी और डिस्कस करना है, लाइक एक्स बार एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन एस स्क्वायर का क्या है, वेरिएंस एस स्क्वायर का क्या है, एक्स बार का मीन, एक्स बार का वेरिएंस है ना, उस सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और वैसे मैंने आज डिफाइन की है, तो एक क्वेश्चन फिर भी करके देखो। एक क्वेश्चन ये है जैसे, तो द क्वेश्चन इज लेट x1 x2 x4, मान लो ये 4 है, तो ये x4 है, एंड दूसरा है y1 y2 अप टू y5, दे आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल फ्रॉम, सो मतलब x1 x2 x3 x4 एक सैंपल है, दूसरा सैंपल एक साइज 4 का एक साइज 5 का है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल 0 1, मतलब टोटल 9 रैंडम वेरिएबल ये समझ लो। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ W डिफाइन किया इसने कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर, ऐसा इजी क्वेश्चन है ये, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y4 स्क्वायर y5 स्क्वायर, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट किया हमने। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देन ऑप्शन ए है व्हाट इज द, सो क्या W फॉलो करेगा F45, ऑप्शन बी K टाइम W फॉलो F45 फॉर सम K, ऑप्शन सी E ऑफ W बताओ जरा क्या आएगा, ऑप्शन 4 वेरिएंस ऑफ W बताओ क्या होगा। ये 5-4 होगा, चेक करो, A 5/4 होगा। K क्या आएगा 5/4, हाँ K 5/4 आएगा, है ना, सो K आ जाएगा। यहाँ सिंपल है ये। तो जस्ट आपको एक एप्लीकेशन इस थ्योरम बताना था, ये लास्ट वाला जिसपे क्वेश्चंस आए हैं ना, ये नेक्स्ट ये वाला जो थ्योरम है इसमें बता रहा था। क्वेश्चन पे जाइए सर। यस यस, अब देखो आपका जो सैंपल किससे लिया गया, नॉर्मल 0 1 से, तो नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, 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 ये सारे काई स्क्वायर 1 है, तो ये काई स्क्वायर 4 हो गया ऐसे तो, और ये भी काई स्क्वायर 5 है, और बोथ इंडिपेंडेंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसको आप चाहो तो W 4/3 आ रहा है, ओके एक मिनट 3 एक मिनट, हाँ तो ये आ गया, तो ये वो कुछ ऐसा हो गया 4/5, और ये F45 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से ना। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि लाइक 5W/4 जो है वो F45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मीन निकाल लो अब, तो इसका मीन तो पता ही है आपको, तो जैसे 5/4 टाइम एक्सपेक्टेशन W,
क्या था n अपॉन n है ना, n अपॉन n माइनस 2। सो यहाँ से आपके पास आ गया ई डब्ल्यू जो बता रहे थे 4/3, चेक करो तो 4/3 आया ना। सो ये 4/3 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो आप लोग, वेरिएंस क्या आएगा, व्हाट इज वेरिएंस? सर 24/5 आ रहा है। अच्छा सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये 25/16 वेरिएंस W। मैं इस पे वेरिएंस अप्लाई कर रहा हूँ, इसी पे मीन अप्लाई किया, इसी पे वेरिएंस अप्लाई कर रहा हूँ। सो वेरिएंस W, तो ये इसका आता था वेरिएंस, वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुम्हें ना, ये कैलकुलेट 2n² m + n -2 ऑफ m टाइम n - 2² n - 4। सिंप्लीफाई करो भाई, कितना आया ये, देख लिख दो। सर मेरा तो ये आया 24/5, एक बार कंफर्म। नहीं ये कितना, अच्छा तुमने ये अलग से कैलकुलेट किया राइट साइड? अच्छा हाँ, ये आया था, पहले आया था 135/18, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16/25 हो गया। 18 या 80? 80 18, ओके। सो यहाँ से वेरिएंस ऑफ W आ गया 25 बाई कितना बता रहे तुम? कटेगा नहीं, कैंसिल होगा हम। हाँ सर। कितना 25 कितना बताया था? सर 24/5 बताया था। 24/5। बाकी लोग चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया तो बाकी तो आ जाएगा, चेक करो एक बार। जैसे ये तो गलत हो गया, W का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होगा, बट ये हो जाएगा फॉर सम के, ठीक है। ये अगर कैलकुलेशन चेक करने के बाद ये समझ आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में भी और थोड़ी थ्योरी डिटेल में करूंगा। सो अभी हमने आज बस कुछ है ना खास नहीं किया, बस वही लाइक PDF ऑफ chi², PDF ऑफ t, PDF ऑफ f, ये हो गया। उस पे बेस्ड थ्योरम्स और थोड़ी प्रॉपर्टीज देखा है बस, ठीक है। तो मैं इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अगले क्लास में थोड़ा सा अभी और मैं जैसे इस पोर्शन में ऐसे थ्योरी तो मैंने करा दी है जो जरूरत थी। देखो क्या क्या जरूरत थी, टी में chi² देख लिया, टी में क्या जरूरत थी, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में तो भाई वो थ्योरम से आता है एक्चुअली, तो दिखाना पड़ता है कि नॉर्मल 0 1 अपन chi² n/n, अगर प्रूफ करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ करते नहीं है। सो उससे दिखा सकते हैं कि कैसे आया एक्चुअली ये जो PDF मैंने लिखा था टी का, वो कैसे बना, तो तुम प्रूफ भी कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से। सो वो क्या कहना चाहता है, एंड ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रॉपर्टीज मतलब वही मीन वेरिएंस हो गया, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन वही n लार्ज होगा, सो दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। f में क्या है कि डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ PDF ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन विद mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल f डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो डिटेल में लिख दिया इन्होंने कि तुम्हें प्रॉपर्टीज देखना है, तो वही मीन वेरिएंस हो गया, और वो जो थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर f fmn है तो 1/f जो होगा रेसिप्रोकल वो fnm हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज हो जाती है। अब रिलेशनशिप बिटवीन TF chi² क्या है, तो ये वही थ्योरम की बात कर रहा है एक्चुअली कि नॉर्मल 0 1 अपन chi² n/n t हो गया, chi² n/n फिर chi² m/m दोनों इंडिपेंडेंट है, तो fmn हो गया। तो उसी थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इसकी थ्योरीज डिस्कस कर ली है। क्वेश्चंस तो जैम PYQ करेंगे, गेट PYQ करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ और थ्योरी बताऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग फिर इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का असाइनमेंट दे रखा है मैंने, है ना, तुम ड्राइव में जाकर देखो एक बार। सैम्पलिंग का, जैम का और गेट का PYQ का है, वो एक बार ट्राई करो आप। बाहर के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, बुक के भी कर सकते हो आप, और उसमें डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ी थ्योरीज और बताऊंगा, फिर देखते हैं। लेकिन असाइनमेंट ट्राई करके आना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का असाइनमेंट ट्राई करना, ठीक है। सर एक बार f डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस का फार्मूला दिखा दीजिए। हाँ एक मिनट, सैम्पलिंग का PYQ वाला सर। हाँ 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 वो ट्राई करके आना। सर हाँ ये जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर इसमें से अगर जैसे तो इतना पता था कि f हमको f में कन्वर्ट करना है, हाँ ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर हम उसको एक्सप्रेशन में ब्रेक कर ब्रैकेट रूप में निकाल लें, तो दूसरा क्यों आ रहा है? नहीं दूसरा नहीं आएगा, तुम चेक करो, दूसरा नहीं आएगा, वैसा नहीं होगा। कौन आ रहा है? कहीं कहीं कॉन्सेप्ट अलग है। क्या बना रहा है मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ W वन कैसे, तुम्हें बीटा कैसे बनाया जरा बताओ। बीटा टू 4,5 हो जाएगा ना, बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन 4,5, लेकिन वहाँ m/n का भी तो वो था, चक्कर था।
अच्छा ये बता मुझे बीटा 1 बीटा 2 में क्या रिलेशन है, एक मिनट। जैसे अगर मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 1 विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा कॉमा बीटा, यही ना, तो बीटा 2 कब बनता है ये, इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तुम लोग? 1/x नहीं 1/x नहीं होता, 1/1 ये 1 + x। हाँ नहीं मुझे x जब बीटा 2 होता है तब ये होता है ना, तो वैसे x/1 प्लस ये आएगा, x/1 + x फॉलो करता है बीटा 2। हाँ ये जैसे आ गया x बीटा 1 है तो ये बीटा 2 होगा। ये बीटा 2। हाँ ये जैसे एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट उल्टा हो गया, जैसे मान लो y अगर है, x/1 - x हो जाता है ना, बीटा 2 है तो बीटा 1 के लिए। अब देखो इससे तुम इसको y मान के तुम उसको वो कर लो, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करके x को y के टर्म में निकाल लो, तो y + yx = x, तो x उधर चला जाएगा, तो ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये, तो 1/1 - y होता होगा ना, प्लस होता है, देख लो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन करके, ये होता है ना। इसमें तो हाँ इसमें से y 1 y 1 - y 1 माइनस होगा ना यहाँ पे, वही पे कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया तुम लोगों ने। इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ 1 - y, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और पैरामीटर बदल जाएगा। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पैरामीटर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा अल्फा। अच्छा सो पक्का देख लो एक बारी। सो हाँ सर, गुप्ता कपूर में गलत दे रखा है, मैंने इसको प्रूफ किया था तो यही है। अच्छा सर y/1 + y ये नहीं आएगा क्या? रुको मैं चेक करता हूँ एक मिनट। सर मतलब मेरे पास तो यही लिखा है कि x हाँ गौरव बीटा 2 एक में मिनट, x/1 + x फॉलो बीटा 1। अच्छा तो आ गए क्या तुम बाहर, आया हुआ है, जो लोकेशन आपने भेजी थी उस लोकेशन पे तो हूं मैं, यहाँ पर पीले आपको बना रहा है थोड़ा। हाँ तुम आ जाओ लोकेशन पे, आ जाओ, जब मैं बाहर निकलता हूँ, क्लास हो गई खत्म, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ये 3-4 रास्ते हैं, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हाँ रोड पे वो पुलिया है ना, वहाँ पे जो ब्रिज है, हाँ मतलब हाँ पे जैसा- ब्रिज से राइट जो गली आ रही है उसमें आ जाओ। अच्छा जो राइट में गली है, हाँ ये यहाँ पे ठीक है। हाँ एक मिनट, क्या कह रहे थे साहिब, अरे ये थ्योरम है ना, y 1 + y है। हाँ सर मैं यही कह रहा था, वो y/1 + y होगा। हाँ सर ये थ्योरम है, ये x/1 - x वाला तो ध्यान में ही पूछ रखा है उन्होंने। जैसे x अगर बीटा है तो x/1 - बीटा 2 होगा, ठीक है ये, और x/1 + x आएगा ना यहाँ पे, वही मैं, अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ ना। सो ये क्या बनेगा, अगर y तुम्हारा बीटा 2 है तो वहां से क्या आएगा उसकी वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से तुम इसको सिंप्लीफाई करके x निकालो, कितनी आएगी, तो ये y/ कितना आता है, 1 + y आता है ना शायद, चेक करो एक बार, बन जा रहा है सर। हाँ वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। पैरामीटर बदलेगा नहीं। तो अब नहीं बदलेगा है ना उसमें, तो यहाँ पे सेम रहेगा, हाँ अल्फा बीटा ही रहेगा। अब सेम रहेगा। हेलो हाँ वही रहो, मैं आता हूँ। हाँ नहीं गेट पे ही है वो जस्ट, हाँ ठीक है ओके। हाँ गंदी सी वाली रोड जो है, नहीं वो अंदर उस तरफ नहीं जाना, बीच वाले में आना है, 4 है ना रास्ते, तो अगर तुम राइट से देखोगे तो दूसरे रास्ते में तुम रहना, तुम जहाँ वहीं रहो, मैं आऊंगा 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है ना। हाँ भाई कुछ पूछ रहे तुम लोग, ये ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, ये सही है। हाँ मतलब अगर x बीटा 1 है देन x/1 - x तुम्हारा बीटा 2 होगा, y बीटा 2 है, तो यहीं से मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकाल दो, तो यहीं से आ जाएगा इस तरह से। एनीवे तो इस पे बेस मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ट्राई करता हूँ, चलो अभी देखते हैं। सो इस पे क्वेश्चंस, और तुम लोग असाइनमेंट करके आना सैम्पलिंग का। हाँ
करो क्वेश्चन आंसर होना है इसको क्वेश्चन दो नहीं नहीं, वो तुम्हें कोई मिस्टेक किया, चेक करो। मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे तुम जो कन्वर्ट करो तो ये रिलेशन तुम्हें ठीक करना पड़ेगा पहले, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ये तो। कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं बस मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ओके अभी जो आपने लिखा है क्वेश्चन। हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन में तुमने ठीक है कैसे कन्वर्ट कर रहे हो तुम? का स्क्वायर 4 है हाँ और नीचे का स्क्वायर 5 है, हाँ दोनों इंडिपेंडेंट दे रखा है, हाँ, तो बीटा 2 4,5 हो जाएगा। तुम उसको जो थ्योरम एक था गामा वाला उसमें कन्वर्ट कर रहे हो क्या तुम? हाँ का स्क्वायर था, का स्क्वायर m5 का स्क्वायर सर बीटा 2 4,5 और उसका एक्सपेक्टेशन होता है अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1। एक मिनट रुको, तुम्हारे एक हमारे पास थ्योरम वहां था, क्योंकि काई स्क्वायर कहीं ना कहीं गामा हो जाएगा, तुम इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा? गामा में n/2 हाँ 2,1/2 बोल दो, और ये 5/2, 1/2। बट यहाँ तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, तुम उसको अगर सम भी कर दोगे 4 + 1 ऐसे कर रहे हो क्या? नहीं वो सबको सम कर देना क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखा है। एक मिनट, तुम रिजल्ट बताओ। ये तुम यूज कर रहे हो कि रेशियो ऑफ 2 गामा इज बीटा, ऐसा कुछ? हाँ हाँ सर बीटा 2 होता है। x अगर अल्फा 1, बीटा है और y है गामा अल्फा 2, बीटा, तो तुम बताओ पहले रिजल्ट बताओ मुझे। तुम इसने क्या गलत करा है? वो n1/2 और n2/2 होता है, एफएमएस में देख लिया मैंने। ओके तो इसने 4,5 कर दिया ना, तो वो टेक्निकली 2,5/2 होगा। तो फिर 4/3 आ तो गया सर, सही तो हमारा 4/3 ही तो आ रहा है। मतलब बीटा में यहाँ पे क्या तुम्हारा होगा? अल्फा 1, अल्फा 2 ना, इस तरह से कहना चाह रहे हो तुम? बीटा 2 हाँ, तुमने अल्फा 1 क्या लिए हैं बीटा 2 में? अल्फा 1 4 लिया। नहीं, गलत है ना, 4 क्यों होगा? डिवाइड बाय 2 होगा। n/2 होता है ना गामा में कन्वर्ट करोगे तो, m/2 n/2 हो जाएगा ना वो, तो मतलब 2,5/2 हो जाएगा। तुम बीटा 2 में कन्वर्ट कर रहे हो, वो 2,5/2 हो जाएगा जो वो कह रहा है। ठीक है सर। क्योंकि देखो ना, तुम गामा क्या बनेगा, ये तुम्हारा काई स्क्वायर 4 गामा में 2,1/2 बनेगा, तो वो वाला 2 तुम्हारा अल्फा 1 है, और दूसरा वाला 5/2, 1/2 बनेगा तुम्हारा जो वहां पे है, तो वो m काई स्क्वायर है जो तुम कर रहे हो, तो वो 4/2 और 5/2 बनेगा उस तरीके से। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंट, तो ये इस थ्योरम से भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट। हाँ तो थैंक यू सर।